दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा नई कड़ी के साथ एक बार फिर आपके सामने हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी लोक चैनल हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक, भाषा, सरोकारों को आपके सामने रखता रहा है। इस बार मैं हिमालयी ढलानों में बसी जातियों के इतिहास की श्रृंखला के इस कड़ी में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के ब्राह्मणों को लेकर जानकारी दे रहा हूं। गढ़वाल के ब्राह्मणों के बाद अब कुमाऊं के ब्राह्मणों के इतिहास पर यह वीडियो लाया हूं। मैं पहले ही साफ कर देता हूं कि मेरा उद्देश्य इतिहास की जानकारी देना मात्र है। किसी पुरानी परंपरा को महामंडित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कुमाऊं में ब्राह्मण आमतौर पर ठुल धोती यानी बड़ी धोती और नन धोती यानी छोटी धोती में विभक्त है। कुमाऊं में ब्राह्मणों में भेद भात की बजाय खेतों में हल जोतने को लेकर रहा है। राजा के दरबार के पदों पर रहे ब्राह्मणों ने खुद को श्रेष्ठ घोषित कर दिया था और जो ब्राह्मण अपने खेतों में हल जोतते थे उनको कमतर मान लिया गया था। राजशाही के दौरान दोनों तरह के ब्राह्मणों में रोटी बेटी के रिश्ते भी नहीं होते रहे थे। हालांकि समय बदलने के साथ अब यह भेद भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा है, लेकिन कुमाऊं में इस बदलाव की गति बहुत धीमी है। यही जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड है। मानसखंड यानी कैलाश पर्वत और मानसरोवर तक का क्षेत्र कभी कुमाऊं का हिस्सा था। मैदानी क्षेत्रों के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहां कुर्मांचल आते रहे और अधिकतर यहीं के होकर रह जाते थे। इसके अलावा यहां राज परिवारों के आग्रह पर भी ब्राह्मण यहां बसते रहे। कई ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियां मैदानों में मुस्लिम आक्रांतों के कट्टरपन व उनकी धर्मांधता से बचने के लिए भी हिमालय की शरण में आए थे। वैदिक सभ्यता के विकास के साथ ही रामायण काल और महाभारत काल में भी यहां ब्राह्मण आ चुके थे। खस राजाओं के शासन में भी उनके पुरोहित ब्राह्मणी थे। महर्षि पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के अनुसार आज के कुमाऊं के अधिकतर भाग का नाम आत्रेय या गोविषाण था। पाणिनि ने आत्रेय को भारद्वाज की शाखा माना है। मार्कंडेय पुराण की जनपद सूची के अनुसार भारद्वाज और आत्रेय जनपद पड़ोसी थे। भारद्वाज को गढ़वाल माना जाता है। इस तरह आत्रेय कुमाऊं से लेकर तराई का क्षेत्र था, अर्थात आज से लगभग 2500 साल पहले कुमाऊं के अधिकतर क्षेत्र का नाम आत्रेय था। इससे साफ है कि उस काल में भी कुमाऊं में ब्राह्मण बस चुके थे। कतियूरों के प्रारंभिक काल तक गढ़वाल और कुमाऊं एक ही शासन व्यवस्था के तहत थे, परंतु कतियूरी शासन के पतन के बाद कुमाऊं में चंद और गढ़वाल में पवार शासन करने लगे थे। ये दोनों ही मैदानों से आए क्षत्रिय थे और इनके साथ मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ब्राह्मण और क्षत्रिय समेत विभिन्न जातियों के लोग भी आए। कुमाऊं में कतियूरी शासन खत्म हो जाने के से वहां के खस राज्यों का शासन समाप्त हो गया था। वहां जब मैदानों से आए वैदिक क्षत्रियों ने सत्ता पर कब्जा किया तो उनके साथ आए बहुत से ब्राह्मण भी शासन में प्रमुख पदों पर आसीन हो गए। इससे पहले यहां कुलिंदू, कतियूरों, खसों के समय भी ब्राह्मण प्रमुख पदों पर थे। कहा जाता है कि कुमाऊं में कई ब्राह्मण जातियां नेपाल से भी आई। पंत पांडे जोशी की कुछ शाखाओं को लेकर कहा जाता है कि वे महाराष्ट्र, गुजरात आदि से सीधे कुमाऊं आने के बजाय नेपाल के रास्ते यहां पहुंची थी। दोस्तों, कुमाऊं के ब्राह्मण मुख्यतः 3 श्रेणियों में बटे हैं। एक वे हैं जो मैदानी क्षेत्रों से आए और चंद राजाओं के शासन में उच्च पदों पर आसीन थे, इसलिए उन्होंने खुद को बहुत बड़ा और श्रेष्ठ ब्राह्मण घोषित कर दिया। दूसरे वे ब्राह्मण थे जो मैदानी क्षेत्रों से ही आए थे, लेकिन दरबार तक उनकी पहुंच नहीं थी और इस कारण वे ब्राह्मणों की वृत्ति करते रहे या अपने खेतों को जोतते रहे, कृषि काम भी करते रहे। तीसरी श्रेणी खस ब्राह्मणों की थी। आज खस ब्राह्मणों की अलग से कोई पहचान नहीं रह गई है और सच तो यह है कि गढ़वाल हो या कुमाऊं, यहाँ के कोई भी खस अपने को खस कहलाना पसंद नहीं करते हैं। कतियूरी समेत सभी खसों की सत्ता जाते ही खस ब्राह्मण भी राज दरबार से दूर हो गए थे। वे भी सामान्य जन की तरह जीवन जीते रहे।
जबकि राज सत्ता के दीवान, पुरोहित, मंत्री, रसोइया, वैद्य आदि ने खुद को अन्य ब्राह्मणों से श्रेष्ठ घोषित कर दिया था। यानी जो कहानी गढ़वाल में थी, लगभग वही कहानी कुमाऊं में चलती रही। यही लोग ठुल धोती यानी बड़ी धोती के ब्राह्मण कहलाए। जानने लायक यह है कि कुमाऊं में ईसाई मिशनरी के लालच से ईसाई बनने वालों में अधिकतर ब्राह्मणों में यही बड़ी धोती के ब्राह्मण थे। इनमें पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी शीला आयरन पंत उर्फ रयाना लियाकत अली खान भी प्रमुख है। वह फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान थी। इसी तरह विक्टर मोहन जोशी भी शामिल है इसमें। अब कुमाऊं में ब्राह्मण आमतौर पर ठुल धोती यानी बड़ी धोती और नन धोती यानी छोटी धोती संबोधन के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राज दरबार में बड़े पद पाए ब्राह्मणों ने खुद को श्रेष्ठ घोषित कर दिया था। चूंकि उनके पास धन था, सत्ता थी, इसलिए वे अपने खेतों में हल दूसरों से लगवाते थे और हल लगाने वाले ब्राह्मणों को हलिया ब्राह्मण या नन छोटी धोती का ब्राह्मण कहने लगे थे। नन धोती यानी छोटी धोती। शायद यह इसलिए कहा गया कि क्योंकि हल चलाते समय मिट्टी से अपनी धोती को बचाने के लिए उन्होंने अपनी धोती ऊपर मोड़नी शुरू कर दी थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि बैलों के कंधे पर रखे जाने वाले जुए पर चमड़ा लगा होता है और ब्राह्मण इसे छू नहीं सकते थे। हल लगाने वाले ब्राह्मण चूंकि इस चमड़े को छूते हैं, इसलिए उन्होंने इनको कमतर कह दिया। वैसे इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास भी हुए। कुमाऊं परिषद के तहत सवर्णों ने 1925 में वहां के शिल्पकारों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके तहत ब्राह्मण समाज में हल जोतने का प्रस्ताव रखा गया। हर्षदेव ओली, कृष्णानंद उप्रेती और बद्रीदत्त पांडे ने इस प्रस्ताव को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि तब इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध करने वाले हरगोविंद पंत ने बाद में 1929 में बागेश्वर में खुद खेतों में हल चलाया था। हालांकि यह प्रयास सामाजिक परिवर्तन की बजाय एक राजनीतिक कदम ज्यादा साबित हुआ। गढ़वाल के सरोला प्रथा की तरह भात पकाने के लिए कुमाऊं में भी बड़ी धोती के ही ब्राह्मण ही सामूहिक भोज में भात पकाते रहे हैं और उनको रसेरा ब्राह्मण कहते हैं। पिथौरागढ़ मूल के डॉक्टर गोविंद बल्लभ जोशी कहते हैं कि समानी प्रपा सहवो अन्न भागा, वेद का जो ये उपनिषद मंत्र है, इसमें ये कहा गया है कि समानी प्रपा, हमारे अन्न और जल के हम समान भागी बने जी। और ये उपदेश जो था विप्र समाज, ब्राह्मण समाज, पूरे समाज को देता था, जिसके कारण सामाजिक एकता बरकरार रहती थी। क्योंकि एक रसोई, एक साथ बैठ के सहभोजन, ये सारी परंपरा, इसलिए हमारे यहाँ उसको रसोई बोला जाता है या रसारा बोला जाता है रसोई बनाने वाले को। हमारे जो केदार खंड है, जिसे हम इस समय गढ़वाल बोलते हैं, कुमाऊं मानस खंड, गढ़वाल केदार खंड, तो गढ़वाल में रसेरा ब्राह्मण, उनको सरोला ब्राह्मण बोला जाता है। तो वो उनको था कि वो शुद्धता के साथ उस उत्सव में सबके लिए रसोई बनाए और आखिरी में वो भोजन करते थे। धीरे धीरे ये जो है एक प्रकार की रूढ़ी बनते चली गई। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है, गढ़वाल क्षेत्र में अभी वो रूढ़ियाँ लगभग टूट रही है और वहाँ पर सामाजिक एकता का स्वरूप दिख रहा है। अभी कुमाऊं क्षेत्र में इसकी रूढ़ियाँ जी तो अभी प्रवाह से नहीं टूट रहे, तो धीरे धीरे टूट तो रही हैं, लेकिन वहाँ नहीं टूट पा रही हैं। लेकिन समय काल के गाल में सब समाहित हो जाएगा, क्योंकि वैदिक परंपरा के बगैर प्रकृति उसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए करना ही पड़ेगा। इसीलिए अनेक भेदभाव रहे, जैसे विप्र समाज में 16 संस्कार मनुष्य जीवन के होते, तो ब्राह्मणों को जन्म से लेकर के अंत्येष्टि और श्राद्ध तक के कर्म करने का अधिकार दिया गया। तो एक भाई अगर मान लिया जाए अंत्येष्टि कर्म कर रहा है या उसको 13वीं तक का पीपल तक के कर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो दूसरा भाई देव मंदिर में जाएगा, क्योंकि दूसरे को क्रिया के साथ में देव मंदिर वर्जित है। तो उसके बाद वो बाद में वही बात है, उसमें कठुआ और पितलिया या बामन या नान बामन इस रूप में चल पड़ी। वस्तुतः अगर नामकरण विवाह बिना मंत्रार्थ के भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अंत्येष्टि जो है उसके बगैर
जीव की सदगति नहीं है। प्रेत से पितर बनाने वाला ब्राह्मण छोटा नहीं हो सकता। और तो इसलिए व्यासपीठ भी श्रेष्ठ है और पितर पीठ भी सही श्रेष्ठ है। इन वर्जनाओं को धीरे धीरे समाज से दूर करना पड़ेगा, तभी ब्राह्मण समाज का जो एकत्व है वो पूरे समाज के लिए, क्योंकि जो जो जैसा जैसा आचरण मनुस्मृति में लिखा है, यम यम चरित्रन शिक्षेरन प्रसिद्धान सर्वमानवा, अग्रजन्मा कहा गया ब्राह्मण को, है ना, अग्रजन्मा एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अगर हम अपने चरित्र से उसको आचरण में, स्वयं के आचरण में लगाएंगे तो सारा समाज, पूरा वहाँ का जो हिंदू समाज है, वहाँ का सनातन समाज है, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग हो, चाहे वो हमारा शिल्पकार वर्ग हो, जो शिल्पी है, काश्तकार है हमारे वो, और चाहे विप्र वर्ग हो, अगर ब्राह्मणों में ही भेद रहेगा और क्षत्रियों में ही भेद, परस्पर ही जातिगत जातिवाद अगर रहेगा, तो उससे सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होता है। इसलिए हमारे जो वेद की आज्ञा रही है उसके आधार पर ही आचरण करना होगा। हाँ, अच्छा, उत्तराखंड में एक और शब्द प्रचलित हुआ जो अभी भी हल्का हल्का कभी कभी उभरता सा दिखाई देता है। ये राजनीतिक शब्द है, जैसे ख और ब बोल देते लोग, ख माने खसिया ठाकुर, ब माने ब्राह्मण। जब राजनीतिज्ञों को अपनी राजनीति करनी है ये करते हैं, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में ब्राह्मण ब्राह्मण में भेद पैदा हो गया। तो बोले ये धोतीवाल से, ये नन धोतीवाल से, तो ठुल धोतीवाल नेताजी बन गए, नन धोतीवाल वोटर बन गए। तो इस प्रकार से जो वर्ग भेद, ये राजनीतिक नारे के रूप में चलाया गया ये शब्द है, जिससे समाज के लिए बहुत नुकसान हुआ। धोती तो धोती ही होती है, खुली और नानी का कोई तात्पर्य नहीं है। ये धीरे 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 जो है राजनीतिक द्वंद्व के रूप में है। ये वस्तुतः गोविंद वल्लभ पंत जी और न्यायदत्त तिवारी के परिप्रेक्ष्य में उस समय ये प्रारंभ हुए राजनीतिक शब्द है, जिससे वहाँ के विप्र ब्राह्मण समाज में भी वर्ग भेद उत्पन्न हुआ। इसलिए ये राजनीतिक रूप से, जैसे आजकल राजनीति में कुछ लोग ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे, फिर तो क्या है, धोती सम्मेलन, नान धोती सम्मेलन, पितलिया सम्मेलन, अलघोट सम्मेलन, ये कराएंगे क्या? इसीलिए जब शास्त्रों में कहा है भगवान विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, और उसके बाद है धेनु गाय, सुर माने देवता, और संत, इन चारों के लिए अवतरित होते। तो वहाँ पर तो नहीं लिखा है लखेड़ा के उद्धार के लिए, जो उद्धार के लिए, तिवारी के उद्धार के लिए, पंत के उद्धार के लिए है, और दीक्षित जी के उद्धार के लिए, शुक्ल जी के उद्धार के लिए। वहाँ जब विप्र शब्द है, ब्राह्मण शब्द है, तो उस शब्द में विभेद कैसे उत्पन्न हुआ? तो ये जातिगत जाति व्यवस्था का एक जो समाज में कुरोपण हुआ, तो वो जो है समाज के लिए घातक रहा। तो जातिगत जाति व्यवस्था और तब जाति व्यवस्था हटेगी, ये हमारे समाज में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टकारक है, जिससे राजनीतिज्ञों ने अपने नारे दे करके समाज पर खंड खंड करके हमारी सनातन वैदिक परंपरा को ध्वस्त किया। डॉक्टर जोशी की बात को आगे बताते हुए मेरा कहना है कि यह भारत खंड व पूरी हिंदू सभ्यता का यह बेहद शाह पक्ष है कि श्रम करने वालों को हमेशा ही कमतर माना गया। कुमाऊं में दरअसल वे ब्राह्मण गरीब थे या खस थे, इसलिए उनको इन बड़ी धोती के ब्राह्मणों ने कमतर मान लिया था। बहरहाल समय के बदलाव के साथ अब कुमाऊं में भी इन धोतियों की गांठें अब ढीली पड़ने लगी हैं। नई पीढ़ी इन बंधनों से आगे निकल रही है और हालांकि बदलाव की यह गति बहुत धीमी है। माना जाता है कि कुमाऊं में मैदानों से ब्राह्मण 6वीं से 8वीं शताब्दी के बाद आए। अधिकतर दक्षिण व पूर्वी भारत से आए। कुमाऊं के श्री बदी दत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि कुर्माचल में ब्राह्मणों की अनेक श्रेणियां पाई जाती हैं। ब्राह्मणों की यहाँ मुख्यतः 4 श्रेणियां हैं। इनमें से पहली व दूसरी श्रेणी के ब्राह्मण कतीरी तथा चंद राजाओं के समय में यहाँ आकर बसे। तीसरी श्रेणी में कुछ तो यहाँ मध्यकाल के खस राजपूतों के समय के रहने वाले हैं। इनका आचार व्यवहार पहली 2 श्रेणियों के ब्राह्मणों से कुछ भिन्न है। कुछ ब्राह्मण पंजाब, नेपाल तथा गढ़वाल से भी यहाँ आए। पांडे जी भी यह लिखते हैं कि काली कुमाऊं के राजाओं के समय ब्राह्मणों की 4 भेद थे। 4 चौथानी,
पंचबिड़िया, खतीमन या खटकाला और कुलेमन। काली कुमाऊं क्षेत्र चंपावत का है, जहां से चंद राजाओं ने अपना शासन शुरू किया था। कहा जाता है कि कुमाऊं में चंद नरेश रुद्रचंद ने गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की तरह अपने राज्य में चौथानी ब्राह्मणों की प्रथा बनाई थी। इनमें झाड़ के जोशी, सिमल्टिया के पांडे, देवलिया पांडे तथा मंडलिया पांडे, ये 4 ब्राह्मण चौथानी कहलाए। कुछ कुमाऊं के बिष्ट ब्राह्मणों को भी इस समूह में बताते हैं। इस तरह इन चौथानी ब्राह्मणों में जोशी, पांडे, बिष्ट ब्राह्मण शामिल किए गए। पंत और तिवारी बाद में शामिल हुए। इस श्रेणी में अब उत्प्रेती, कांडपाल, लोहानी, अवस्थी समेत कई जातियां भी शामिल हैं। बाद में यह संख्या बढ़ती चली गई। कुमाऊं में बहुत सी ऐसी ब्राह्मण जातियां हैं जो मैदानों से आई और अपने सरनेम उन्होंने मैदानों के ही रखे, जबकि बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनका जाति संज्ञा नाम उनके गांव पर पड़ा। ब्राह्मणों की एक श्रेणी वह भी है जो खसों और वैदिक ब्राह्मणों के मिलने से पैदा हुई। दोस्तों, बड़ी धोती के ब्राह्मणों को लेकर यह बताना आवश्यक है कि सभी जोशी, पांडे आदि बड़ी धोती के ब्राह्मण नहीं हैं। अलग अलग गोत्र के जोशी, पंतों और पांडे में अपनी जाति में शादी भी हो जाती है। चंद नरेश रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पंचबिड़िये यानी तिथानी व तिथानी के नीचे हलिये या पतलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए थे। रुद्रचंद का शासन 1564 से 1597 तक माना जाता है। उन्होंने इसी तरह की और भी कई श्रेणियां बनाई थी। इसके तहत गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक, सईस, बखरिया, रचकोली, पहरी, बाजदार, भजनिया, टमटा आदि पद उन्होंने निर्धारित किए थे। रुद्रचंद ने नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया और इसके लिए उन्होंने पुस्तक निर्णायक नाम की एक किताब भी लिखवाई थी। इस पुस्तक में उन्होंने ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का विवरण शामिल किया था। तो दोस्तों, यह थी कुमाऊं के ब्राह्मणों का इतिहास। आशा है कि कुमाऊं में ठुल धोती यानी बड़ी धोती और नन धोती यानी छोटी धोती में विभक्त ब्राह्मणों का भेद शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, जैसे गढ़वाल में सरोला व गंगाड़ी ब्राह्मणों का भेद अब लगभग मिट चुका है और समय आएगा कि उसी तरह कुमाऊं में भी यह भेद मिट जाएगा। यहाँ भी इस बदलाव की गति में तेजी आएगी। और दोस्तों, अब अगली कड़ियों में नेपाल के ब्राह्मणों को लेकर जानकारी दूंगा। इसके बाद अन्य जातियों को लेकर भी मैं आप यहाँ वीडियो देखिएगा। और यह वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट में लिखें। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। और इस वीडियो का टाइटल सॉन्ग भी इस वीडियो में है, इस चैनल में है, आप उसे सुनिए, मेरा ही लिखा है। और नई वीडियो के आने तक इंतजार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत।